हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसवीसी क्लासेस टेक। मेरा नाम है सचिन और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेड 10 साइंस 1 का पहला चैप्टर ग्रेविटेशन के बारे में। डियर फ्रेंड्स, ग्रेविटेशन चैप्टर के ऊपर हमने ऑलरेडी 2 वीडियो देख लिए हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि ग्रेविटेशन क्या होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। अगर आपको लगता है कि वो दोनों वीडियो आपको पहले देखनी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक दी हुई है, वहां पर जाकर आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केपलर्स लॉ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं और इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे ट्राई करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या है? देयर वेयर डैश लॉज गिवन बाय केपलर्स रिगार्डिंग प्लैनेटरी मोशन। यानी केपलर ने प्लैनेटरी मोशन के बारे में कितने लॉज दिए हैं? 1, 2, 3 या 4, जितने भी दिए हैं वो आंसर यहाँ पर पुट कर दीजिए और मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए। अगर आपका आंसर सही है तो मैं उसे दे दूंगा हार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा प्लैनेटरी मोशन को पहले क्या होता था कि हम नेक आई से ऑब्जर्व करते थे। यानी देखो, जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया तब हम टेलीस्कोप का यूज करते थे प्लैनेटरी मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए, स्पेस को ऑब्जर्व करने के लिए। लेकिन उससे पहले हमारे पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे हम दूर की चीजें देख सकें। तो वहां पर हम क्या करते थे? नेक आई से स्पेस का ऑब्जर्वेशन करते थे। अब जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया तो हम क्या करने लगे? उस टेलीस्कोप का यूज करने लगे और मोर एंड मोर डाटा कलेक्ट करने लगे रिगार्डिंग द प्लैनेटरी मोशन। और इसी डेटा को स्टडी किया केपलर ने। और केपलर ने क्या किया? 1609 में अपने पहला लॉ और दूसरा लॉ, ये 2 लॉ दे दिए। ठीक है, केपलर ने 1609 को केपलर का पहला लॉ और केपलर का सेकंड लॉ, ये 2 लॉ दे दिए। और 1619 में अपना थर्ड लॉ दे दिया। अब तीनों लॉ केपलर ने तो दे दिए, लेकिन केपलर को ये नहीं पता था कि इन लॉज के पीछे रीजन क्या है, मतलब ऐसा क्यों होता है। ठीक है, उन्होंने लॉ तो दे दिए, तीनों लॉ दुनिया के सामने रख दिए, लेकिन उनको ये नहीं पता था इसके पीछे रीजन क्यों है, ऐसा क्यों होता है। अब क्या हुआ? इन्हीं लॉ को, केपलर के तीनों लॉ को किसने स्टडी किया? तो न्यूटन ने स्टडी किया। किसने स्टडी किया? तो न्यूटन ने स्टडी किया। और लगभग 60 साल बाद, आफ्टर द 60 ईयर, न्यूटन ने क्या किया? दुनिया के सामने अपनी एक थ्योरी रख दी। इसका नाम था न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और उसी थ्योरी के अंदर उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कहा है। अब वो जो लॉ है वो हम बाद में देखेंगे और इस वीडियो में हम केपलर्स लॉ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि केपलर ने 3 लॉ दिए थे और ये तीनों लॉ किसके रिलेटेड है? तो तीनों लॉ प्लैनेटरी मोशन के बारे में, मतलब प्लैनेट किस तरीके से सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में है, प्लैनेटरी मोशन के बारे में है, ये आपको यहाँ पर याद रखना होगा। अब केपलर के तीनों लॉ क्या कहते हैं, चलिए यहाँ पर हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक चीज यहाँ पर याद रखनी होगी, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं केपलर लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब ईच एंड एवरी एग्जाम में केपलर लॉ के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको ये याद रखना है, जब भी आप एग्जाम को जाएंगे तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर कवर करके जाना है और इसे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके करना है, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, केपलर का पहला लॉ ये कहता है द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट द वन ऑफ द फोकाई। अब इसके अंदर ये क्या कहा गया है कि जो ऑर्बिट है प्लैनेट के वो एक इलिप्स है। ठीक है, मतलब सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है। जो ऑर्बिट है प्लैनेट के वो एक इलिप्स है और उसके एक फोकस पर सन है। सिंपली समझ लो, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट द वन ऑफ द फोकाई। मतलब जो प्लैनेट के जो ऑर्बिट होते हैं वो एक इलिप्टिकल इन शेप होते हैं और एक फोकस पर क्या होता है? सन होता है। आपको पता होगा इलिप्स को 2 फोकस होते हैं और उसी के एक फोकस पर क्या होता है? सन होता है। और यही हमें कहा गया है केपलर के फर्स्ट लॉ के अंदर। केपलर के फर्स्ट लॉ के अंदर हमें ऑर्बिट के बारे में बताया गया है कि ऑर्बिट कैसा है? इलिप्टिकल है। ऑर्बिट कैसा है? इलिप्टिकल है और एक फोकस पर क्या है? सन है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, मान लीजिए प्लैनेट यहाँ पर है,
ठीक है, प्लैनेट यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए इस ए से बी चला गया। प्लैनेट मान लीजिए पहले ए पोजीशन पर था, बाद में वो ट्रेवल करके बी पोजीशन पे चला गया। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो प्लैनेट है जब वो ए पर था तो सन और प्लैनेट के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, और जब प्लैनेट यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है, मान लीजिए सी डी ये ई और एफ, ठीक है, मान लीजिए जो प्लैनेट है वो एफ पोजीशन पे चला गया, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस देखो आप, प्लैनेट और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, और जब प्लैनेट ए पोजीशन पर था तो डिस्टेंस बहुत कम था। तो ऐसे समय में क्या होता है कि जब प्लैनेट सन के नजदीक होता है, ठीक है, तो उसका जो स्पीड होता है बेटा वो इंक्रीज होता है, और जब प्लैनेट दूर जाता है तो उसका स्पीड डिक्रीज होता है। ठीक है, अब मैं बाद में बताऊंगा कैसे होता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो ऑर्बिट होते हैं वो इलिप्टिकल होते हैं, ठीक है, और जिसके अराउंड क्या करते हैं, प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। तो ये पहला लॉ आपको यहाँ पर याद रखना है, और एग्जाम में कभी भी आपको ये पूछा जा सकता है। अब सेकंड लॉ उतना ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ के अंदर क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। सेकंड लॉ के अंदर ये कहा गया है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कहा गया है कि मान लीजिए यहाँ पर एक प्लैनेट है, तो मैं यहाँ पर पोजीशन ए कहता हूँ, यहाँ पर प्लैनेट पोजीशन बी, यहाँ पर पोजीशन सी, यहाँ पर पोजीशन डी, यहाँ पर पोजीशन ई और यहाँ पर एफ। ठीक है, ये एफ है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखोगे ए से बी, इस प्लैनेट को ए से बी जाने के लिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 30 डेज लगे। कितने डेज लगे? 30 डेज। और सी से डी जाने के लिए भी 30 डेज लगे हैं, ठीक है, और ई से एफ आने के लिए भी इसे 30 डेज लगे, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लीजिए। ठीक है, मतलब ए से बी डिस्टेंस ज्यादा है, देखो ए से बी का डिस्टेंस ज्यादा है लेकिन टाइम सेम है। सी से डी डिस्टेंस ज्यादा है, सॉरी डिस्टेंस कम है, ठीक है, ए बी के कंपेयर में डिस्टेंस कम है ना, तो कह सकते हैं कि हाँ यार यहाँ पर टाइम तो सेम लगा है। ई से एफ डिस्टेंस और कम है लेकिन टाइम उसे उतना ही लगा। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर ज्यादा डिस्टेंस होने के बावजूद उसे 30 डेज लगे। सी से डी जाने तक डिस्टेंस कम है लेकिन सेम टाइम लगा। ई से एफ डिस्टेंस और कम है लेकिन टाइम सेम लगा। इसका मतलब ये होता है कि जब प्लैनेट सन के नजदीक होता है तो उसका स्पीड इंक्रीज होता है, तभी तो वह ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है इन सेम टाइम। और जब प्लैनेट दूर जाता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है, इसीलिए वो कम डिस्टेंस कवर करता है इन सेम टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये यहाँ पर होता है, इसीलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ए से बी जाने के लिए 30 डेज लगे, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सी से डी जाने के लिए 30 डेज लगे लेकिन डिस्टेंस वहां पर थोड़ा सा कम है। और ई से एफ डिस्टेंस और कम है लेकिन टाइम वहां पर वही लगा है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब देखो, अब मान लीजिए यहाँ पर ये प्लैनेट है, तो इन दोनों के बीच में अगर एक लाइन खींच देता हूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो प्लैनेट है, ठीक है, ए से बी चला गया, कितने डेज लगे? 30 डेज फॉर एग्जांपल। और जब ये प्लैनेट सी से डी चला गया, कितने डेज लगे? टाइम कितना लगा? 30 डेज ही लगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया, देखो बच्चों, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब देखो यहाँ पर 30 डेज लगे ए से बी जाने के लिए, और सी से डी जाने के लिए भी 30 डेज, ठीक है, और ई से एफ आने के लिए भी 30 डेज। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो लाइन है ना, ये इक्वल एरिया कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब टाइम तो सेम है, यहाँ पर भी 30 डेज है, यहाँ पर भी 30 डेज है, और यहाँ पर भी 30 डेज है। टाइम तो सेम है, ठीक है, टाइम तो सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस जो है ना वो अलग है। लेकिन इस लाइन ने जो यहाँ पर एरिया कवर किया, ये वाला ब्लू एरिया देखो, ठीक है, ये एरिया इक्वल है। मतलब मान लीजिए ये एरिया जो भी होगा x, तो ये भी एरिया x ही होगा और ये भी एरिया x होगा। तो इससे हमें ये बनता है, इससे हम ये समझते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब 30 डेज में ये उतना ही एरिया कवर करेगा जितना यहाँ पर किया था और जितना यहाँ पर किया था। तो ये बेसिक चीजें आपको यहाँ पर बच्चों याद रखनी है, बहुत ही बेसिक चीजें, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ASB, एरिया ऑफ CSD, ठीक है, एरिया ऑफ यहाँ पर देख सकते हो ASB ये वाला, एरिया ऑफ
यस डी ये एरिया और ये एरिया ये वाला, ये सारे एरिया इक्वल है, मतलब ये अगर x होगा तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब केपलर का थर्ड लॉ उससे भी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। अब केपलर के थर्ड लॉ के अंदर क्या बताया गया है इसे हम डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। सो डियर फ्रेंड्स देखो, केपलर का थर्ड लॉ किसके रिलेटेड है, तो केपलर का जो थर्ड लॉ है ये पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। और केपलर का जो सेकंड लॉ होता है वो एरिया के बारे में है। अब केपलर का थर्ड लॉ क्या कहते हैं, देखो द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब देखो ये जो प्लैनेट है, ये जो प्लैनेट क्या करेगा, जब ये प्लैनेट यहां से एक पूरा चक्कर लगाकर आएगा, मतलब इस तरीके से एक पूरा चक्कर लगाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा, मतलब उसे कुछ ना कुछ टाइम पीरियड लगेगा ना, मतलब उसे कुछ तो समय लगेगा। तो वो मान लीजिए हमारे पास है टी, ठीक है, और इसका स्क्वायर, टी का स्क्वायर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसको मैं बताता हूँ। अब मुझे बताओ डियर फ्रेंड्स, प्लैनेट और सन के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस जरूर होगा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो मान लीजिए x है, यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पर प्लैनेट थोड़ा सा दूर हो जाएगा सन से, तो डिस्टेंस यहाँ पर कुछ अलग होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ डिस्टेंस अलग होगा, यहाँ पर डिस्टेंस कुछ अलग होगा, यहाँ पर अगर प्लैनेट होगा तो डिस्टेंस कुछ और होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, मीन डिस्टेंस लेना होगा। मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है, मीन डिस्टेंस लेना होगा, मीन का मतलब होता है एवरेज। तो यहाँ पर ये कहा गया है द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, मतलब टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, मतलब प्लैनेट और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसके क्यूब को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, मतलब जो टाइम पीरियड है, ठीक है, मतलब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है उसका जो स्क्वायर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द आर क्यूब। इसका मतलब ये होता है कि अगर प्लैनेट और सन के बीच में अगर डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो जाए, फॉर एग्जांपल, ठीक है, प्लैनेट और सन के बीच में अगर डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो जाए बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टाइम पीरियड मतलब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो किसके हिसाब से इंक्रीज होगा, तो ये टी स्क्वायर डायरेक्टली इक्वल टू द आर क्यूब इसके हिसाब से इंक्रीज होगा। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, ये जो साइन दिखाई दे रहा है ये साइन है प्रोपोर्शनलिटी का, तो इसे हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे निकाल देंगे, तो यहाँ पर हम कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट क्या लेंगे, तो के लेंगे, तो इस तरीके से टी स्क्वायर इक्वल टू के इंटू आर क्यूब, ठीक है, ये हो गया। अब एक काम करो, इस आर क्यूब को इधर लेकर आओ, तो क्या बनेगा, ये बनेगा टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू के, तो के बन जाएगा कांस्टेंट, ठीक है, ये बन जाएगा कांस्टेंट, मतलब टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब ये हमेशा कांस्टेंट होता है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये था केपलर का थर्ड लॉ। सो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने केपलर के तीनों लॉ देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर एक बार हमें बताइएगा। तब तक बच्चों गुड बाय, टेक केयर एंड